सो हे गाइस, अब हम बात करेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी यानी सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज रहता है हमारा। तो एक बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है जिसका नाम है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो उसके बारे में बात करेंगे क्या है। तो देखो, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी की एक काइंड ऑफ लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, एल्गोरिदम्स रहते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं और जिनका यूज करके हम कोड लिखने में बहुत आसानी होती है, हमें डेटा को मैनिपुलेट करने में बहुत आसानी होगी, डेटा को स्टोर करने में बहुत आसानी होगी। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि डेटा को कैसे स्टोर करेंगे, बार-बार आप कोड लिखने नहीं ना बैठेंगे हर छोटी चीज़ के लिए। तो इसलिए सी प्लस प्लस के स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी को यूज़ करना अनिवार्य हो जाता है। तो हम बात करेंगे एचटीएल की। तो एचटीएल 4 चीज़ों से बना रहता है जनरली। उसमें एल्गोरिदम्स रहते हैं, उसमें कंटेनर्स रहते हैं। कंटेनर्स क्या है? तो काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फंक्टर्स रहते हैं। फंक्टर्स क्या है बेटा? तो फंक्टर्स को बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ क्लास है, क्लास की तरह रहता है और जिसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जो कि फंक्शंस की तरह दिखते हैं। तो फंक्शंस आप जानते हैं। उसके बाद आइटरेटर रहता है। आइटरेटर आपको नाम से ही पता चलता है कि आइटरेट करने के लिए यूज किया जाता होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि लिस्ट। तो लिस्ट आपको सी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आपको लिस्ट मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल्स रहते हैं उनको कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में आपको डाल दिया जाता है। तो इनको आइटरेट करने के लिए आपको आइटरेटर का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डॉट बिगिन। डॉट बिगिन आपको पहला जो एलिमेंट है उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। डॉट एंड आपको लास्ट वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एड्रेस को। तो इस तरह से आपको काम करता है। तो हम बात करते हैं कंटेनर्स जो हमारे थे, मेन जो एचटीएल लाइब्रेरी है उनके मेन मेन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हो वैक्टर्स। तो वैक्टर्स क्या है? देखो, वेक्टर्स और एरे बिल्कुल सेम है, बहुत ही सेम है, सिमिलर है। डिफरेंस क्या है वेक्टर एंड एरे में? डिफरेंस ये है कि एरे का साइज फिक्स रहता है, एक बार आप डिफाइन कर दो उसके बाद आपको रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते। वेक्टर का साइज फिक्स नहीं रहता, आपको चेंज कर सकते हो वेक्टर का साइज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वेक्टर्स में। तो अब देखते हैं वेक्टर्स को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम। तो इम्प्लीमेंट तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप लिखेंगे वेक्टर, उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप, कौन से डेटा टाइप का आपको वेक्टर बनाना चाहते हैं। आप इंटीजर का बना सकते हैं, जैसे आप एरे बनाते थे, इंटीजर का बनाते थे, कैरेक्टर का बना सकते हैं, डबल का बना सकते हैं, स्ट्रिंग्स का बना सकते हैं। तो इस टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो यहाँ पर भी हम वेक्टर्स इंटीजर का बनाना चाहते हैं तो ऐसे हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले वेक्टर लिखना पड़ेगा एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे दो, एक लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन यूज करना होगा एंड उसके बीच में डेटा टाइप लिखना पड़ेगा मुझे। तो डेटा टाइप मैंने इंटीजर लिखा है, इंटीजर का वेक्टर बनाऊंगा, उसके बाद मैं वेक्टर का नाम लिख दूंगा वी मैंने लिख दिया। उसके बाद अगर मुझे साइज डिफाइन करना है कि कितने साइज का वेक्टर बनाना है, तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज करूंगा छोटा वाला एंड उसमें साइज लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल 5 साइज का वेक्टर बनाना है मुझे, तो कर दिया मैंने और यहाँ पे नॉर्मल हो गया। मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। इंडेक्सिंग नॉर्मल एरे की तरह होता है, जैसे 5 एलिमेंट का बनाया तो 0 से इंडेक्सिंग हुआ तो 4 तक चलेगा। तो वी ऑफ आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया मैंने। ऐसे मैंने वैल्यू को पुट कर दिया नॉर्मली वेक्टर में एंड यहाँ पे इन सारी चीज़ों को प्रिंट करवाता हूँ। तो फॉर ऑटो कीवर्ड हमने के बारे में पढ़ा था, तो ऑटो का यूज करते हैं। फॉर ऑटो आई इन भी सी आउट स्पेस के साथ। अब आई होप कि तुम्हें ये सब चीज़ें आती होंगी, कैसे आउटपुट करते, कैसे इनपुट करते हो, पहले मैं डिटेल में बता चुका हूँ। स्पेस देना है तो यहाँ पे कर देंगे, सेव किया एंड रन करते हैं। सो या इज टेकिंग सम टाइम, देखते हैं क्या हो रहा। तो 1 2 3 4 5 काफी टाइम के बाद आया है, तो एक्चुअल में कोड वर्किंग कर रहा है, काम कर रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे वेक्टर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। उसी तरह इंटीजर की जगह पे तुम आपको स्ट्रिंग ले सकते हो, कैर ले सकते हो, बुलियन, बुलियन एक डेटा स्ट्रक्चर है। यार बार बार क्या टेम्पलेट लाइब्रेरी आ रहा है फालतू का। ओके मैन, आई इज इरिटेटिंग। वेक्टर की जगह पे आप बूल लिख सकते हो। बूल एक डेटा टाइप है, बूलियन, जो कि ट्रू फॉल्स को स्टोर करता है। तो यहाँ पे एक और चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैंने 0 कर दिया ना, 5,0, तो इसका मतलब हुआ कि 5 ब्लॉक्स क्रिएट करेगा जीरो से इंडेक्सिंग से और हर ब्लॉक में 0 फिल कर देगा। हर ब्लॉक में 0 फिल कर दिया इसने। और देखो, अगर यहाँ पे तुमको प्रिंट करवाते हैं, नॉर्मली सिर्फ प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं हम कैसे काम करते हैं। यहाँ पे देखो, पहले मैंने क्या किया कि 5 डिफाइन किया। 5 का मतलब हो गया कि 5
साइज का आपको वेक्टर क्रिएट कर दीजिए, उसमें हर जगह उसके बाद मैंने कॉमा दे के 0 लिखा है, तो हर ब्लॉक में 0 आप डाल दीजिए और देखो यहाँ पे प्रिंट करके हम दिखाते हैं क्या आ रहा है, 0 आना चाहिए हर जगह पे, या बोल सकते हैं फॉल्स। 0 का मतलब फॉल्स है क्योंकि बूलियन टाइप का बनाया हमने, बूलियन क्या शो करता है 0 या 1, तो 0 0 0 0 आ चुका है, काम कर रहा है हमारा वेक्टर। तो नॉर्मली ऐसे वेक्टर होता है। कुछ और चीज़ें वेक्टर के बारे में बात करते हैं हम, कैसे काम करता है वेक्टर। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ एंड इस चीज़ को भी रखने देता हूँ और कुछ हम वैल्यू खुद से डालते हैं। तो बी ऑफ 0 को मैं डाल देता हूँ 4, बी ऑफ 1 को मैं डालता हूँ कितना 7 1 इंडेक्स पे, बी ऑफ 2 को डाल देता हूँ 9, बी ऑफ 3 को मैं डाल देता हूँ कितना 8 डाल देता हूँ एंड लास्ट वाला जो इंडेक्स है बी ऑफ 4, तो बी ऑफ 4 को मैं डाल देता हूँ कितना 0 डाल देता हूँ। हो गया मेरा चारों मतलब पांचों इंडेक्स भर चुके हैं मेरे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करूंगा तो मेरा आ जाएगा, नॉर्मली आ जाएगा, कितना आना चाहिए 47980 आना चाहिए, नॉर्मली ऐसा आना चाहिए। अब क्या करते हैं हम इस चीज़ को सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट हमारा सी प्लस प्लस का जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी सॉर्टिंग फंक्शन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। सॉर्ट करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देगा, सबसे छोटे वैल्यू से सबसे बड़े वैल्यू के अकॉर्डिंग में अरेंज कर देगा। तो सॉर्ट करूंगा, सॉर्ट करने के लिए मुझे क्या करना रहता है, सबसे पहले पहला जो एलिमेंट रहता है, जो पहला एलिमेंट उसका एड्रेस देना रहता है। तो मैंने क्या बताया था आइटरेटर के बारे में, मैंने बोला था डॉट बिगिन डॉट इन, तो पहला एलिमेंट का एड्रेस कैसे आता है डॉट बिगिन, जो भी एरे है उसका नाम, एरे भी हम पास कर सकते हैं हम, लेकिन एरे डॉट बिगिन से नहीं काम करता। एरे के बारे में मैं एग्जांपल दूंगा अलग से। उसके अभी वेक्टर में देखो, वेक्टर में डॉट बिगिन आपको सपोर्ट करता है। उसके बाद बी डॉट इन लास्ट वाला एलिमेंट हो गया, कर दिया मैंने, सेव किया एंड अब देखो यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए। ओके स्टैकिंग 0 1 1 1, ओके हमने कुछ गलती किया। गलती क्या किया हमने कि देखो हमने बुल टाइप का बनाया था, तो बुल टाइप में क्या होगा कि जैसे ही आप 0 से बड़े नंबर को लोगे तो एज ए 1 ट्रू की तरह उसको इनपुट ले रहा होगा। तो यहाँ पे हमें चेंज करना होगा, इसको इंटीजर बनाना पड़ेगा। इंटीजर बना दिया एंड सेव किया एंड अब हमें प्रिंट होना चाहिए सही से। तो 04789 प्रिंट हुआ, नॉर्मली हमारा प्रिंट हो गया। ऐसे ही प्रिंट होना चाहिए। सॉर्ट करने पे सॉर्टिंग फंक्शन क्या करता है, पहले ब्लॉक का एड्रेस लेता है, लास्ट वाले ब्लॉक का एड्रेस लेता है, नॉर्मल सॉर्टिंग फंक्शन। एरे अगर आपका रहता है, अगर सपोज करो कि कोई एरे रहता है, ओके इंट ए 5 साइज का कोई एरे अगर लिया हमने और यहाँ पे सपोज करो कि 2 3 4 5 7 3 2 5 एलिमेंट हो गए। तो इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करने के लिए भी हम एड्रेस ही पास करते हैं, लेकिन हमें एक बात मालूम होनी चाहिए कि एरे का जो नाम रहता है उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। हमने ऑलरेडी जो सी प्लस प्लस का कोर्स बनाया था उसमें हमने बताया था। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर नहीं मालूम तो तुम सीख लो। यहाँ पे एरे का नाम दे दिया, पहले ब्लॉक एड्रेस, वही सेम चीज रहता है, पहले ब्लॉक एड्रेस लास्ट ब्लॉक एड्रेस। लास्ट ब्लॉक एड्रेस में क्या करना होगा, मुझे प्लस ए प्लस 5 ऐड करना पड़ेगा। इस तरह करते हैं एरे में। तो एरे में डॉट बिगिन डॉट एंड सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एरे के नाम को पास करते हैं, क्योंकि एरे का नाम पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। उसमें 5 अगर ऐड कर दें तो क्या होता है, एड्रेस में 5 एड्रेस ऐड करते हैं तो लास्ट वाला एड्रेस को रिप्रेजेंट करने लगेगा। सो बेसिकली सी लैंग्वेज का ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सॉर्ट कर दिया एंड उसके बाद मुझे क्या करना होगा, ए को मैं प्रिंट कर रहा हूँ ना, तो फॉर आई ए भी तो मेरा काम कर रहा था। तो एरे में देखते हैं, तो 2 3 4 5 7 काम कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्मली, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में था। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 9 कर देता हूँ। अब देखता हूँ तो 2 3 4 7 9 आपको प्रिंट होना चाहिए। 2 3 4 7 9 अब काम कर रहा है। तो समझ गए कि एरे में को कैसे सॉर्ट किया जाता है, वेक्टर को कैसे सॉर्ट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहे थे असेंडिंग ऑर्डर में, बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग हो रहा है, यानी छोटे वैल्यू से लेकर बड़े वैल्यू तक जा रहा है। लेकिन व्हाट इफ जब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो, तो उसके इसमें क्या करेंगे, बहुत आसान है सॉर्ट करने के लिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको कुछ नहीं करना रहता, बस एक पास कर देंगे हम यहाँ पे ग्रेटर पैरामीटर पास करते हैं, कॉम्परेटर जिसको बोलते हैं। तो ग्रेटर पास करेंगे जिसका नाम ही है ग्रेटर एंड उसके बाद डेटा टाइप क्या है इंट। बस इतना हमें करना रहता है कोड में। बेसिकली कॉम्परेटर के बारे में सी प्लस प्लस लैंग्वेज के आगे की जो लेक्चर्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन बस इतना समझ जाओ कि ग्रेटर एक तरह का कॉम्परेटर है। वो क्या काम करेगा कि डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर देगा। डिफॉल्ट बिहेवियर क्या था सॉर्टिंग का, कि छोटे से बड़े कर रहा था ना, तो अब बड़ा से छोटा करेगा। देखते हैं, सेव कर लिया हमने, प्रिंट करके देखते हैं। तो 98740 आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजें काम करी। तो ये हो गया आपका वेक्टर। वेक्टर में अब एक और चीज बच रहा है, सम ऑफ द एरे कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है सम निकालने के लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्यूमुलेट फंक्शन आता है, एक्यूमुलेट जो आ चुका है। एक्यूमुलेट में क्या लेता है, आपको दो चीजें लेता है, पहले ब्लॉक एड्रेस तो बी डॉट बिगिन कॉमा बी डॉट एंड लेता है, एंड एक और चीज लेता है बाय डिफॉल्ट भी 0।
जीरो यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियली मतलब उस एरे में क्या जोड़ा जाए, इनिशियली क्या जोड़ के उसमें भेजा जाए, तो जीरो गया। तो इनिशियली आप चाहते हैं कि एरे में कुछ नहीं जोड़ा जाए ना, तो जीरो से मतलब स्टार्टिंग कर रहा है। जैसे आप नॉर्मली सम निकालते हैं तो क्या इंटू सम इक्वल टू जीरो करते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे जीरो, क्योंकि आप एरे में इनिशियली कुछ ऐड नहीं करना चाहते हैं। तो ये हो गया। एंड आपको एकुमुलेट कर दिया बी बिगिन, एंड यहाँ पे इस चीज़ को कहीं स्टोर कर लेंगे, इन सम इक्वल टू, एंड आप क्या करना चाहते हैं, सम को प्रिंट करना है ना आपको, तो सी आउट सम कर देते हैं। तो लास्ट वाला एलिमेंट हमारा सम रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे 28 सम रिप्रेजेंट करेगा। इन 5 वैल्यूज के सम करोगे तो 28 आएगा। तो एक्युमुलेट फंक्शन ऐसे काम करता है। उसी तरह अगर एरे का मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है तो वो भी आसान है। कैसे निकालेंगे मैक्सिमम एलिमेंट? मैक्सिमम निकालने के लिए इंट मैक्स इक्वल टू, हमें एक टर्म यूज करना पड़ेगा एस्ट्रिक मैक्स एलिमेंट। एस्ट्रिक मैक्स एलिमेंट, उसमें आपको एड्रेस पास करना था, पहले ब्लॉक एड्रेस एंड लास्ट ब्लॉक एड्रेस, बी डॉट बिगिन। ये सारी चीजें एरे में भी काम करेंगी, बस एरे में आप जानते हैं कि एड्रेस कैसे देते हैं, एरे के नाम एंड उसमें प्लस एंड लास्ट। अगर सपोज करो एरे के साइज 5 है तो +5 कर देंगे लास्ट में, तो बस बाकी सारा चीज सेम रहेगा एरे में। बी डॉट एंड कर दिया हमने। एंड यहाँ पे अगर तुम मैक्स प्रिंट करवाते हो तो तुम्हारा एरे का 9 आना चाहिए ना, 9 मैक्सिमम एलिमेंट है तो 9 आपको दे देगा स्ट्रिक मैक्स एलिमेंट में। लास्ट वाला जो होगा 9 देगा। यहाँ पे 9 आ रहा है, ये वाली चीज 9 आ रही है, तो बस यही है मैक्सिमम एलिमेंट। उसी तरह मिनिमम एलिमेंट रहता है तो मैक्स के ऊपर मीन कर दो, बस बाकी सारा चीज सेम रहेगा। ये हो गया। तो इतना चीज हम जान गए हैं। अब हम बात करते हैं कि जो वेक्टर है किन किन चीजों को सपोर्ट करते हैं। तो वेक्टर में हमारे पास पुशबैक फंक्शन है। पुशबैक फंक्शन क्या करता है, वी डॉट पुशबैक फंक्शन क्या है कि लास्ट वाले एलिमेंट में कुछ ऐड कर देगा। मतलब जो अभी सपोज करो कि लास्ट में एरे के लास्ट में वेक्टर के लास्ट में ऐड कर देगा, बी डॉट पुशबैक 7 कर दिया तो 7 आपको वेक्टर में आपको ऐड हो चुका होगा पीछे में। उसी तरह पॉप बैक होता है, तो पॉप बैक क्या करता है, बी डॉट पॉप बैक हमारा क्या करता है कि लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देता है। बस हमको पॉप बैक करना रहता है, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो ये ऐसे काम करता है। तो पुशबैक अगर सपोज करो कि वेक्टर दिया उसमें कुछ लास्ट में कुछ ऐड करना है, तो पुशबैक यूज करेंगे और लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो पॉप बैक करेंगे। तो ये रहा तुम्हारा वेक्टर, और वेक्टर से रिलेटेड हमने चीजें जान ली। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कंटेनर की, जिसका नाम है लिस्ट। तो लिस्ट आपको नॉर्मल ऐसे ही रहता है। लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, तो लिस्ट हमें सबसे पहले क्या करना होगा, लिस्ट पहले लिखना होगा, उसके बाद डेटा टाइप का नाम, किस तरह की लिस्ट बनाना चाहते हो, आपको इंटीजर का इंटीजर, उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम कर दिया। एंड आपको जो नॉर्मल एरे आप यूज करते हो वैसे ही आप करिए, फॉर लूप लगा के L0 L1 L2 L3 जैसे आप नॉर्मल बनाते हैं वैसे हम करेंगे। यहाँ पे L इक्वल टू नॉर्मल 1 2 3 4 5 ऐसे कर दिया हमने। एंड आपको फॉर ऑटो आई एल सी आउट एल स्पेस के साथ सेव किया, आई सेव किया, एंड लेट्स रन द प्रोग्राम। 1 2 3 4 5 आ चुका है। लिस्ट आपको नॉर्मल काम कर रहा है। तो लिस्ट में भी आपको सारे जो फंक्शन मैंने बताए थे अभी, वेक्टर में जो जो चीज आप यूज कर रहे थे कर सकते हैं। पुशबैक पॉपबैक यहाँ पे भी होता है। बाकी मैक्सिमम एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट, तो वेक्टर में जो चीज़ हम यूज कर रहे थे, जो चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पर भी यूज करेंगे। एस्ट्रिक मैक्स एलिमेंट, एस्ट्रिक मीन एलिमेंट, सम, एक्युमुलेटर जो फंक्शन यूज कर रहे थे एक्युमुलेट, सारी चीज़ें यहाँ पर भी यूज कर लेंगे। एक्स्ट्रा क्या प्रोवाइड करते हैं, तो लिस्ट आपको क्या होता है कि बाई डायरेक्शन होता है, दोनों चीज़ आप ऑपरेट कर सकते हैं। पुश बैक होता है हमारे लिस्ट में, पॉप क्या होता है, पॉप बैक तो होता ही है, पुश फ्रंट भी होते हैं। अगर आगे आपको मतलब पुश करना रहता है, जैसे 1 से पहले, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 से पहले आपको पुश करना है तो एल डॉट पुश फ्रंट यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास, जीरो फ्रंट में पुश कर दी। उसी तरह पॉप फ्रंट है, फ्रंट से अगर कुछ डिलीट करना है तो पॉप फ्रंट है, तो ऐसी चीजें काम करेंगी। तो ये हो गया हमारा लिस्ट। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए नहीं था, बस एक्स्ट्रा जान लीजिए वो क्या होता है। बाकी सारी चीजें सेम रहती है, चीजें रिलेट करेंगी, तो बस आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर बार आप मैक्सिमम एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट नहीं बताए जाएंगे ना, क्योंकि सेम रहने वाला है। यहाँ पे क्या होगा कि बस पुश फ्रंट एंड पॉप फ्रंट नया दो चीजें आई थी यहाँ पे लिस्ट में। तो लिस्ट खत्म हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंटेनर की, जिसका नाम है हमारा, वेक्टर के बारे में बात कर लिया था। एरे हम जानते ही हैं, एरे में सारी चीज अप्लाई कर सकते हैं, बस एड्रेस आप जानते हैं कैसे एड्रेस दिया जाता है, फर्स्ट ब्लॉक एंड लास्ट ब्लॉक का। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, जिसका नाम है क्यू। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर आप फेमिलियर होंगे, अगर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा सी लैंग्वेज में, तो क्यू के बारे में जानते हैं। क्यू क्या है, क्यू का अगर नहीं जानते तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ क्यू क्या होता है। सपोज करिए मैं एक एनालॉजी देता हूँ। सपोज करो कि तुम क्या है कि एक एटीएम के सामने खड़े हो, एटीएम में लाइन लगी हुई है, तो एटीएम में सबसे पहले पैसा कौन निकालेगा, वही निकालेगा ना जो एटीएम के सामने सबसे पहले खड़ा होगा। एंड सबसे लास्ट में कौन निकालेगा, जो सबसे लास्ट में उस क्यू में खड़ा होगा। नॉर्मल सी एनालॉजी है, नॉर्मल सी चीज है, कॉमन है।
तो यही इसी चीज को अप्लाई करता है क्यू। क्यू में क्या होता है, जो चीजें पहली आती हैं, पहले आई हुई है क्यू में, क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू में जो पहला एलिमेंट जो आया हुआ है उस पे मतलब सबसे क्या होता है, उसको सबसे पहले उसको एक्सेस किया जाएगा, एंड जो लास्ट में आया उसको सबसे लास्ट में एक्सेस किया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, फीफो प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जो पहले आता है वही पहले पाता है। तो क्यू को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, बस नॉर्मली अब क्यू लिखिए, क्यू के स्पेलिंग मैं भूल रहा हूँ शायद, क्यू, उसके बाद आप डेटा टाइप का नाम लिखिए, इंटीजर का बनाना, बार बार इंटीजर क्यों बनाएंगे भाई, कैर का बनाते हैं, क्यू कर दिया, नॉर्मल कर दिया, एंड उसके बाद आपको वही क्यू डॉट पुश रहते हैं, पुश बैक नहीं रहता, क्यू डॉट पुश रहता है। तो अगर कोई कैरेक्टर पुश करना है तो सपोज करो मेरा नाम एस है, एस पुश कर दिया, क्यू डॉट पुश कर देता हूँ मैं। अब फॉर लूप चला के भी कर सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, इतना आपको आना चाहिए। इसके बाद क्या आना चाहिए, टी, उसके बाद क्यू डॉट पुश कर दिया, फिर से एस कैरेक्टर, एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट आउट। तो फॉर लूप चलाऊंगा। ऑटो कीवर्ड के बारे में तुम्हें तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए कि ऑटो कैसे यूज करेंगे। फॉर ऑटो आई क्यू सी आउट आई, ओके। एक्चुअली में फॉर लूप नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे क्यू में। क्यू में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। वाइल, जब तक वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक क्यू खाली नहीं हो जाता है तब तक आप क्या कीजिए कि सी आउट। क्यू में क्या होता है ना कि आप कोई मतलब क्या होता है कि आइटरेट नहीं कर सकते चीजों को। ऐसा नहीं कि आप जैसे फॉर लूप लगा के चीजों को आइटरेट करते हैं, ऐसे लिस्ट में नहीं रहता है क्यू। क्यू में क्या होता है कि आप एक मोमेंट पे सिर्फ एक ही एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे, और किसको एक्सेस करेंगे, जो क्यू में टॉप पे बैठा रहता है। टॉप पे कौन बैठेगा, जो पहले आता है वही तो टॉप पे बैठेगा। ऐसा नहीं कि आप एक से उठे फॉर लूप चला के पांचवा एलिमेंट निकाल दिया, ऐसा नहीं रहता क्यू में। तो सी आउट क्यू डॉट टॉप, टॉप करना होगा जो क्यू, तो टॉप फंक्शन है। टॉप फंक्शन क्या करता है कि जो क्यू में जो टॉप पे बैठा रहता है उसको आपको ला कर दे देगा। तो क्यू डॉट टॉप नहीं, क्यू डॉट फ्रंट रहता है हमारे पास, क्यू डॉट फ्रंट फंक्शन रहता है, टॉप नहीं फ्रंट। एंड उसके बाद मुझे क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें करने के बाद, ये क्या है यार, एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्यू डॉट पॉप। सपोज करो कि क्यू में मेरा एस है, एस को मैंने सी आउट कर दिया। फ्रंट डॉट फ्रंट फंक्शन क्या करता है कि जो क्यू में जो पहला एलिमेंट है उसको देता है, एंड पहला एलिमेंट आ गया, और मैं उसको क्यू से निकाल दूंगा क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। तो क्यू डॉट पॉप फंक्शन रहता है, वो क्या करता है, डॉट पॉप फंक्शन क्या करता है कि जो फ्रंट में एलिमेंट है उसको डिलीट कर देता है। अब देखिए मेरा सारा एलिमेंट प्रिंट हो जाना चाहिए, एस टी एस प्रिंट होना चाहिए। अगेन इट्स टेकिंग सम टाइम। एस टी एस मेरा आ चुका है, तो नॉर्मल हो गया, काम कर रहा है। क्यू समझ गया क्यू कैसे काम करता है। पुश एंड पॉप फंक्शन है, हमारे पास फ्रंट फंक्शन है जो कि फ्रंट में जो एलिमेंट है तो उसको बताता है। अ, इस चीज को समझने में क्या होता है, मैंने वाइल कंट्री कंडीशन लिखा है, वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी। डॉट एम्प्टी क्या रहता है मेरा, कि बताएगा कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं। सपोज करो कि एक मोमेंट में क्यू एम्प्टी हो गया, क्यू एम्प्टी हो गया तो ट्रू है। तो वाइल के अंदर आप क्या होता है, वाइल लूप के अंदर आप ट्रू या फॉल्स कंडीशन पास करते हैं। तो सपोज करो क्यू डॉट एम्प्टी अगर ट्रू है तो यहाँ पे मैंने नॉट लगाया, नॉट, तो ट्रू का नॉट क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स जैसे हुआ तो ब्रेक कर गया, लूप ब्रेक हो गया। तो बस ये नॉर्मल सा लॉजिक है और कुछ नहीं था इसमें। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं हमारा, जिसका नाम है स्टैक। तो आई होप स्टैक भी तो तुम पढ़े ही होंगे। तो स्टैक क्या होता है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ स्टैक क्या होता है। तो स्टैक क्या होता है कि सपोज करो कि तुम्हारे पास एक जार है, जार चारों तरफ से कवर है, नीचे से भी कवर है, बॉटम से सिर्फ खुला हुआ है। उस जार में तुम क्या डाल रहे हो, बुक्स डाल रहे हो, मतलब इतना जार का साइज है कि उसमें बुक्स ले लेगा। तो बुक्स को डालते जा रहा हो, अब बुक्स पे नंबरिंग करके रखे 1 2, जो पहला बुक डालो उस पर 1 लिखा है, जो दूसरा बुक डालो 2 3 4 5 6 ऐसे डाले, 10 बुक्स तुमने टोटल डाले। तो पहला बुक्स अब जार को रख दिया गया, इस जार को उठा के एक नए बंदे के पास रखा गया। उस बंदे को बोला गया कि तुम भैया एक बुक निकालो जार से। तो उसने एक बुक निकाला, तो बुक पे क्या लिखा होगा, ऑब्वियसली सी बात है 10 लिखा होगा ना, क्योंकि आप जार में, जो जार है हमारा, जार में क्या रहा है कि आप एलिमेंट्स को डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हो। जो पहला एलिमेंट होगा वो सबसे लास्ट में गया होगा, और जो लास्ट में जो एलिमेंट डाला गया वो सबसे ऊपर होगा, क्योंकि जार को सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं टॉप से, क्योंकि चारों तरफ से कवरिंग है। और टॉप से जब इसको विजुअलाइज करो, इस चीज को विजुअलाइज करोगे तो तभी तुम्हें समझ में आएगी कैसे काम करेगा जार, मतलब स्टैक। तो जो टॉप में एलिमेंट रहता है, टॉप में एलिमेंट कौन होगा, जो सबसे लास्ट में डाला गया होगा वही तो सबसे टॉप में होगा। तो ये स्टैक हो गया, स्टैक नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर। तो बस इसको इंप्लीमेंट करते हैं। स्टैक इंट का बनाते हैं, स्टैक इंट। उसके बाद आपको नाम दे दिया, स्टैक का एस नाम दे दिया हमने, एंड इसमें हम कुछ वैल्यूज को पुट करते हैं। एस डॉट पुश करते हैं, 5 पुश किया मैंने, उसके बाद एस डॉट पुश किया मैंने कितना, 3 पुश किया, एंड देन आई शुड पुश एस डॉट पुश 12। अब तुम सोच के बताओ कि अगर मैं स्टैक में से जो पहला एलिमेंट प्रिंट करूँ तो क्या आएगा। ऑब्वियसली बात है, सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट डाला गया है, 12 डाला गया, तो 12 आना चाहिए। तो इसमें भी क्यू की तरह ही चलता है, वाइल नॉट
एस डॉट एम्प्टी, क्योंकि एक मोमेंट पे आप एक ही एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो जब तक आपको स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तक क्या कीजिए कि आपको सी आउट कर दीजिए, और यहाँ पे टॉप रहता है स्टैक में, एस डॉट टॉप आपको काम करता है, फ्रंट यहाँ पे काम नहीं करता है। एस डॉट टॉप यहाँ पे देखो आ चुका है। एंड इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं। एंड उसके बाद क्या करेंगे हम, डिलीट करना होगा मुझे, तो पॉप तो सब में रहता है, तो मेरा 12 3 5 आना चाहिए आंसर। अगेन स्टैक इन टाइम 12 3 5 आ चुका है, तो ये मेरा हो गया स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो कंटेनर उसकी बात करते हैं, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है हमारा, ओके रुक जा, उसका नाम है डी क्यू, डबली एंडेड क्यू। डबली एंडेड क्यू का मतलब नाम से ही पता चलता है कि क्यू रहता है, दोनों साइड से आप ऑपरेट कर सकते हैं। नॉर्मल जो क्यू रहता है उसमें क्या होता है, आप एक ही साइड से ऑपरेट करते हैं ना, डबली एंडेड क्यू में आप दोनों साइड से ऑपरेट कर सकते हो। डी क्यू लिखिए यहाँ पे, डी क्यू लिखते हैं, उसके बाद आप इंटीजर का बनाना चाहते हैं इंटीजर बनाइए, एंड यहाँ पे डी क्यू कर दिया। उसके बाद आपको क्या कीजिए कि डी क्यू डॉट पुश बैक पुश फ्रंट दोनों साइड से ऑपरेट करते हैं, तो आप क्या करिए, सिंस डी क्यू खाली है तो पुश बैक करते हैं, 7 6 पुश बैक किया, डी क्यू डी क्यू डॉट पुश बैक। देखो दोनों साइड से ऑपरेट कर सकते हैं, तो नॉर्मली जो लिस्ट में जो फंक्शन हम यूज करते हैं यहाँ पर भी आ जाएंगे, पुश बैक पॉप फ्रंट, पुश पॉप बैक, सारी चीज़ आ जाएंगी, पुश फ्रंट सारी चीज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने क्या 5 डाल दिया, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, डी क्यू डॉट पुश फ्रंट कर देता हूँ, कितना 2 हो गया। वाइल डी क्यू वाइल नॉट, देखते हैं डी क्यू डॉट एम टी, जब तक डी क्यू खाली नहीं हो जाता तब तक आप क्या कीजिए कि सी आउट डी क्यू डॉट फ्रंट। क्या आना चाहिए आउटपुट, क्या लगता है आपको? एक्चुअल में हम देखते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं। अच्छा एक बार क्या करते हैं, डी क्यू डॉट पॉप कर देता हूँ, पॉप बैक करना है मुझे इस बार। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि डी मैंने क्यू में 6 डाला, उसके बाद मैंने 5 डाला, 6 पहले एक्सेस होना चाहिए, उसके बाद मैंने क्या पुश फ्रंट कर दिया 2, यानी 6 से पहले अब 2 आ चुका है, तो 2 6 5 ऐसा आना चाहिए। लेट्स सी, तो आ रहा है 2 2 2। एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने गलती करते पॉप बैक कर दिया, हमने पीछे से एलिमेंट को डिलीट कर दिया। तो हर स्टेप में क्या हो रहा है, 2 प्रिंट हो रहा होगा एंड 6, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, नॉर्मल हमारा जो कोड है, सबसे पहले 2 आया होगा, उसके बाद 6 आया होगा, एंड उसके बाद 5, ऐसे हमारा आना चाहिए 2 6 5, मेरा ऑब्जर्वेशन था। हमने क्या किया, यहाँ पे डी क्यू डॉट फ्रंट किया, तो डी क्यू डॉट फ्रंट 2 आया, एंड उसके बाद डी क्यू डॉट पॉप बैक कर दिया, तो 5 डिलीट हो गया, 5 डिलीट हुआ है, 2 डिलीट नहीं हुआ है, अगेन हमारे पास टॉप में 2 ही है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, फिर 2 को प्रिंट किया, फिर 6 को डिलीट कर दिया, फिर 2 को प्रिंट किया, 2 को डिलीट कर दिया। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे पॉप बैक की जगह पे पॉप फ्रंट करना होगा, तब हमारे पास सारी चीजें आएंगी। तो बस विजुअलाइज करना है। फर्स्ट तो मैं भी किया था, लेकिन हमने चीजों को विजुअलाइज किया और काम बन गया। अब इस बार सही आना चाहिए, 265 इज कमिंग, तो डब्ल्यू एंडेड क्यू ऐसे हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी तक का, फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था, क्यू स्टैक तुम जानते ही थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रायोरिटी क्यू। माय फ्रेंड प्रायोरिटी क्यू आ रही है, प्रायोरिटी क्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम डेटा स्ट्रक्चर में आगे पढ़ोगे तो प्रायोरिटी क्यू से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे आपको थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर बताइए किसी एरे में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्रायोरिटी क्यू में, मीडियन ऑफ रनिंग स्ट्रीम, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन सिंस डेटा स्ट्रक्चर क्लास नहीं है तो हम नहीं जाएंगे इतना डिटेल में, लेकिन बस हम जान लेते हैं प्रायोरिटी क्यू है क्या। प्रायोरिटी क्यू, अच्छा हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहे थे अभी तक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो अभी तक जो भी चीज हम पढ़ी है ना, वो सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे वेक्टर जस्ट सेम एज एरे। क्यू जो तुम क्यू सी लैंग्वेज में पढ़ते हो, कांस्टेंट टाइम मतलब कांस्टेंट टाइम नहीं, ओ ऑफ एन टाइम लेगा, एंड स्टैक वही रहता है, डी क्यू हो गया, जैसे ओ ऑफ एन टाइम। स्टैक में क्या होता है, स्टैक में किसी एलिमेंट को डालते हैं तो कांस्टेंट टाइम हो जाएगा, डिलीट करते हैं तो कांस्टेंट टाइम होगा। क्यू में भी अगर किसी एलिमेंट को डाल रहा है तो कांस्टेंट टाइम होगा, एंड डिलीट करते तो कांस्टेंट टाइम होगा। डब्ल्यू एंड क्यू दोनों साइड से चल रहा है, तो वही सेम कांस्टेंट टाइम हो रहा है। वैक्टर्स में अगर आइटरेट करते हैं वो ऑफ एन टाइम लगता है, तो ऐसे चाहे पुशबैक पॉपबैक के फंक्शन तो ऑब्वियसली कांस्टेंट टाइम लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायोरिटी क्यू, तो प्रायोरिटी क्यू कैसे बनाएंगे, प्रायोरिटी क्यू, क्यू का स्पेलिंग क्या है, सही सही है, प्रायोरिटी क्यू इंटीजर का बना रहा है, प्रायोरिटी क्यू पी क्यू नाम दे दिया। तो प्रायोरिटी क्यू है, नाम से ही पता चला कि सब प्रायोरिटी रहती है, प्रायोरिटी क्यू में जब प्रायोरिटी डालेंगे तो प्रायोरिटी क्यू बन गया।
नॉर्मल क्यू ही रहता है, बस इसमें खास बात क्या रहती है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज एंड जावा जो लैंग्वेज रहता है उसमें प्रायोरिटी क्यू थोड़ा अलग रहता है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या होता है, जो प्रायोरिटी क्यू रहता है आपको मैक्स हीप से बना रहता है। हीप एक अलग डेटा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कभी। बस जान लो कि मैक्स हीप का बना रहता है। इसमें खास बात है, मैक्स हीप का मतलब हो गया कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है, प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, जिसका मतलब क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटी बड़ा हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि 654 को अगर एरे में डाल दिया, प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे तो सबसे पहले 6 निकलेगा, उसके बाद 5 निकलेगा, उसके बाद 4 निकलेगा। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज का जो प्रायोरिटी क्यू रहता है वो मैक्स हीप पे बना रहता है। उसी तरह अगर जावा लैंग्वेज का जो प्रायोरिटी क्यू रहता है आपको मीन हीप पे बना रहता है। अगर 654 को डालेंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो जिसकी अमाउंट सबसे छोटी वो पहले निकलेगा जावा में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आपको मैक्स हीप पे बना रहता है। अब ऑब्वियसली इसको स्विच कर सकते हैं हम। हमने पढ़ा था कि ग्रेटर फंक्शन डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर सकता है, तो ग्रेटर फंक्शन पास करेंगे तो डिफॉल्ट बिहेवियर को ऑब्वियसली इज गोइंग टू चेंज इट। कैसे करेंगे इसके बारे में बाद में देखते हैं। तो यहाँ तक प्रायोरिटी को भी जान गया, प्रायोरिटी को देखते हैं कैसे काम कर रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश कर दिया हमने 3। ओके, वी हैव डन सम मिस्टेक्स। पीक्यू पीक्यू डॉट पुश कर दिया हमने 5 6 या एक्चुअली पीक्यू डॉट पुश ये 9 करते हैं इस बार। एंड लेट्स सी व्हाइल जो नॉर्मली चलेंगे, व्हाइल नॉट पीक्यू डॉट एम्प्टी। जब तक प्रायोरिटी क्यू हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे कि आप भैया क्या करिए कि सी आउट कर दीजिए प्रायोरिटी क्यू के जो टॉप में है। पीक्यू डॉट टॉप नॉर्मल क्यू की तरह ही चलता है, बस आपको प्रायोरिटी ऐड हो जाती है इसमें। और प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, जिसका अमाउंट ज़्यादा रहता है। एंड उसके बाद आप पॉप कर दीजिए। तो हमारा सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, 9 प्रिंट होंगे, उसके 6, उसके बाद 3। लेट्स सी। नाइन सिक्स थ्री इज कमिंग। तो हमारा प्रायोरिटी क्यू ऐसे हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। देखो तो प्रायोरिटी क्यू क्या होता है ना कि हीप डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड रहता है। तो प्रायोरिटी क्यू में कोई भी एलिमेंट डालें तो लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेती है, लेकिन अगर आप खुद से प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं तो उसमें आपको ओ ऑफ इन टाइम में आप एक प्रायोरिटी क्यू बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप प्रायोरिटी क्यू में कोई एलिमेंट ऐसे मैंने यूज किया, जैसे पुश कर रहा हूँ प्रायोरिटी क्यू में या डिलीट कर रहा हूँ, तो लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेती है। और अगर इन एलिमेंट को डालना है तो इन लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगी। लेकिन अगर आप मैनुअली प्रायोरिटी क्यू बना रहे हैं तो उसके इसमें ओ ऑफ एन टाइम लगेगा। और कैसे मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ओ ऑफ एन एंड एन लॉग इन लग रहा है, तो इसके बारे में जब हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे प्रायोरिटी क्यू तो उसके बारे में जान जाएंगे कैसे काम करता है। ये चीज़ें कैसे काम करती है। तो बेसिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री पर बेस्ड रहता है। तो इसके बारे में इतना इतना ही जानते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस आप जान चुके हैं कि प्रायोरिटी क्यू आपको क्या होता है, कैसे काम करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए केथ मैक्सिमम मतलब थर्ड मैक्सिमम फोर्थ मैक्सिमम ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन, तो प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब हमने बात किया था कि डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कैसे करेंगे। तो प्रायोरिटी क्यू का डिफॉल्ट बिहेवियर समझ गया कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या था कि आपको मैक्स हीप पे बेस्ड रहता है। अब इसके बिहेवियर को चेंज करना था, तो क्या करना होगा, बस कुछ नहीं करना होगा यहाँ पे गाइस। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो इंटीजर था नॉर्मल, इसमें मैं क्या करूँगा कि एक वेक्टर पास करूँगा, इंटीजर दे दिया। एंड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपना ग्रेटर फंक्शन। एंड ग्रेटर के अंदर मैं क्या करूँगा कि जो डेटा टाइप था उसको यूज़ करूँगा, ग्रेटर इंट कर दिया। एंड नाउ हमारा काम हो चुका है। लेट्स सी इज वर्किंग ऑन नॉट। तो हमारा सबसे पहले 369 आना चाहिए। 369 इज कमिंग। तो डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर चुका है प्रायोरिटी क्यू। मुझे लगता है कि क्वेश्चन बना लेना चाहिए हमें प्रायोरिटी क्यू के आधार पर। एक मैं एक एरे बनाता हूँ इंट बी 7 एलिमेंट्स का, जिसमें कुछ वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं 1 4 5 7 3 4। कितना हुआ, 3 3 6, एक और एलिमेंट जाएगा 9 हो गया। एंड मुझे निकालना है इसमें थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट को निकालना है, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट को निकालना है। तो कैसे मैं निकालूंगा, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, डिफॉल्ट बिहेवियर को पहले हटाता हूँ प्रायोरिटी क्यू का। अब एक नॉर्मल प्रायोरिटी क्यू हो चुका है। मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा फॉर ऑटो आई बी पी क्यू डॉट पुश बी ऑफ आई। एक्चुअली में मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, ऑटो आई नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इंट आई इक्वल टू 0 आई थर्ड एलिमेंट लेना है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे पहले 3 एलिमेंट को डालना होगा प्रायोरिटी क्यू में। एंड इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पी क्यू डॉट पुश, ओके नाउ इज वर्किंग। उसके बाद मुझे क्या करना होगा कि फिर से मैं तो प्रायोरिटी क्यू में पहले 3 एलिमेंट को डाल दिया हूँ। एंड फिर मैं चलाऊंगा फॉर इंट आई इक्वल टू 3 टू आई लेस देन, कितना साइज का बनाया था भाई, 7 साइज का बनाया था ना, तो आई लेस देन 7 आई प्लस प्लस। एंड मुझे थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। अगर थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए तो मैं एक कंडीशन लगाऊंगी, इफ
सो गाइस हमने एक मिस्टेक यहाँ पे किया था इस क्वेश्चन में। एक्चुअल में क्या हमें थर्ड लार्जेस्ट नंबर निकालना है। थर्ड लार्जेस्ट नंबर को निकालने के लिए सपोज करो कि थर्ड लार्जेस्ट नंबर कब निकालेगा, अगर सपोज करो कि मैक्स हीप हम बना रहे हैं, तो मैक्स हीप में क्या होता है कि टॉप पे कौन होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट, एंड सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा सबसे नीचे होगा। हम क्या है प्रायोरिटी क्यू, जैसे हमें थर्ड निकालना है तो थर्ड निकाल हम 3 साइज का प्रायोरिटी क्यू बना रहे हैं। 3 साइज का जब प्रायोरिटी क्यू बना रहे हैं तो अगर मैक्स ही बना रहे हैं तो टॉप पे तो हमारा सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा ना, तो उस चीज़ को हटाना है। टॉप पे मुझे जो 3 साइज का होगा, 3 साइज का जो प्रायोरिटी क्यू होगा उसमें टॉप पे मेरा कौन होना चाहिए, जो तीसरा छोटा एलिमेंट होना होगा, मतलब थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो टॉप पे होना चाहिए। तो उस चीज़ को करने के लिए हमें क्या करना होगा, मीन हीप बनाना पड़ेगा। तो मीन हीप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से ग्रेटर फंक्शन बुलाते हैं। ओके, हमें मीन हीप बनाना पड़ेगा एक। अब हमारा काम करना चाहिए, अब हमारा काम करना चाहिए। तो 5 आ चुका है, थर्ड यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट नंबर 5 आ चुका है, और यहाँ पे देख भी सकते हैं थर्ड लार्जेस्ट 5 है। तो देखो अगर थर्ड लार्जेस्ट नंबर, हमें लार्जेस्ट नंबर निकाला तो हमें मीन हीप बनाना पड़ेगा, और उसी तरह अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो उसके उसमें मैक्स हीप हमें बनाना होगा। एंड आपको कैसे बनाते हैं, अगर जैसे सपोज करो कि 4 साइज का बनाना होगा, फोर्थ अगर लार्जेस्ट नंबर निकालना रहता है तो हमें प्रायोरिटी क्यू 4 साइज का बनाएंगे। और उस चीज़ को बनाने के लिए ऐसा हम करेंगे, स्टार्ट में फर्स्ट 4 को डाल देंगे, और फर्स्ट 4 को डालने पर क्या होगा कि सिंस हमें क्या निकालना है कि हमें फोर्थ लार्जेस्ट नंबर निकालना था, तो जब डाल देंगे तो क्या होगा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा टॉप 4 में, तो सबसे टॉप पे होगा। उसके बाद हम एक लूप चला रहे हैं, उसके बाद क्या देख रहे हैं कि एरे में अगर कोई उससे जस्ट बड़ा एलिमेंट है तो उसको क्या करिए कि उसको डिलीट कर दीजिए, टॉप एलिमेंट उसको डिलीट कर दीजिए, एरे के जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जो एरे का एलिमेंट उसको उसमें डाल दीजिए। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जब एरे खत्म हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो बड़ी एलिमेंट रहेंगी, 4 बड़ी एलिमेंट वहाँ पे मौजूद रहेंगी, टॉप 4 एलिमेंट्स मौजूद रहेंगी। और सिंस मीन हीप है तो मीन हीप में क्या होगा, टॉप पे कौन मौजूद रहेगा, टॉप पे हमारा जो सबसे छोटा एलिमेंट मौजूद होगा इन चारों में वो मौजूद होगा, और यही हमारा फोर्थ मैक्स होगा। तो ये हमारा होगा प्रायोरिटी क्यू का एक यूज। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कंटेनर की, जिसका नाम है हमारा सेट। तो हम सेट के बारे में बात करते हैं। सेट तो नाम सुना होगा तुमने मैथ में। सेट में क्या होता है कि यूनिक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते सेट में। तो सेट को कैसे बनाते हैं, ऑब्वियसली सेट डेटा टाइप का नाम लिखेंगे, इंटीजर बना रहे हैं, उसके बाद एस, एंड इसमें एस डॉट इंसर्ट फंक्शन आता है, हमारे पास पुश नहीं रहता, इंसर्ट रहता है। तो 3 कर दिया। अगर डुप्लीकेट एलिमेंट है तो उनको सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर देगा। सपोज करो कि 3 डाल रहे हो तो एक ही 3 को काउंट करेगा। ऐसे देख लेते हैं, एस डॉट 5, एंड फिर मैं क्या करूँ, एस डॉट इंसर्ट कर देता हूँ 3। तो जो सेट रहता है हमारा सेट, सेट क्या होता है कि आपको बाइनरी सर्च ट्री पे बेस्ड रहता है। लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लेती है और चीज़ें सॉर्टेड ऑर्डर में होती हैं। अगर सेट को प्रिंट करेंगे, सपोज एक और मैं एलिमेंट को यहाँ पे डाल देता हूँ, एस डॉट इंसर्ट 2 डाला मैंने ना, तो यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे अरेंज हो गए, सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसा होगा। 2 बार 3 है तो एक ही बार उसको काउंट करेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आइटरेट कर देता हूँ सेट के एलिमेंट को। तो फॉर ऑटो आई एस सी आउट आई, सेव किया, एंड लेट्स रन द प्रोग्राम। तो 2 3 5 आना चाहिए, 2 3 5 आ रहा है। तो सेट में यूनिक एलिमेंट रहते हैं, आपको मल्टीपल एलिमेंट अगर डाल रहे हैं तो उनको सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर देगा। सेट सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है, लॉगिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लगती है एक एलिमेंट को डालने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट के बारे में, तो जान गए। उसके बाद हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड सेट। तो नाम में ही अनऑर्डर्ड है, यानी चीजें ऑर्डर्ड नहीं रहेंगी। कोई भी चीज कहीं भी जा सकती है, कोई ऑर्डर नहीं रहता है, यहाँ पे कांस्टेंट टाइम में होता है ये सारी चीजें। इसमें भी आपको यूनिक एलिमेंट अलाउड है। तो अनऑर्डर्ड, सही है स्पेलिंग अनऑर्डर्ड सेट, क्या हुआ, स्पेलिंग गलत कर दिया क्या मैंने, ORDRED सही है। S1 कर दिया यहाँ पे नाम, एंड S1 डॉट पुश कर देता हूँ 2। S1 पुश फंक्शन नहीं है, S1 डॉट इंसर्ट करना है ना मुझे, S1 डॉट इंसर्ट करना है 7, 2 7, S1 डॉट इंसर्ट कर देता हूँ 8।
प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो अनऑर्डर्ड सेट समझ गए। अनऑर्डर्ड सेट में क्या होता है कि चीज़ें ऑर्डर्ड में नहीं रहेंगी। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लॉगिन लग रहा था सेट में, वो आपको हो जाएगा O ऑफ 1 में हो जाएगा। देखो यहाँ पे 8 to 7 प्रिंट हो रहा है, यानी चीज़ें ऑर्डर में नहीं, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं, जो इसकी जो मर्जी लगे वहाँ पे जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड सेट। एंड अगर आप सिर्फ सेट लिख रहे हैं तो आपको ऑर्डर्ड सेट होगा। अब हम बात करेंगे सेट हमारा हो गया, हमारा अनऑर्डर्ड सेट हो गया। हम मैप की बात करते हैं। मैप, तो मैप क्या है? मैप एक्चुअली में कीज एंड वैल्यूज का कॉम्बिनेशन है। मैप डिक्शनरी आपने देखा होगा, जो अगर पाइथन लैंग्वेज आई हो, मतलब पाइथन नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, अगर पाइथन लैंग्वेज आपने यूज किया है तो वहाँ पे डिक्शनरी रहती है। तो सेम एज यहाँ पे मैप होता है। तो मैप में क्या होता है, कीज रहती है एंड कीज से रिलेटेड वैल्यूज रहती है। अगर आप कीज डालोगे तो उससे रिलेटेड जो वैल्यूज है वो आपको मिल जाएंगी। तो इसको बोलते हैं मैप। मैप फिर से आपको क्या होता है कि सिर्फ अगर आप मैप लिख रहे हैं तो ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड मैप, दो तरह के मैप होता है। अगर सिर्फ मैप लिख रहे हैं तो ऑर्डर्ड होगा। ऑर्डर्ड मैप का मतलब हो गया कि जो कीज आप डाल रहे हैं सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होगी। तो यहाँ पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगिन लगने वाला है सेट की तरह। तो इसको कैसे यूज करेंगे, मैप यहाँ पे लिखा, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर। सिंस यहाँ पे मैप में क्या होता है कि आपको दो इनपुट लेता है, की लेता है, एक वैल्यू लेता है, तो आपको दो देना पड़ेगा। अगर इंटीजर आपने दिया, सपोज करो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ एंड इंटीजर ले रहा हूँ, यानी जो मेरा की होगा, जो की होगा वो मेरा स्ट्रिंग टाइप का होगा। एंड फॉर एग्जाम्पल एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं क्या होगा कि स्टूडेंट के नेम एंड रोल नंबर को स्टोर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम सचिन है तो सचिन के आगे 62 होना चाहिए। अगर कोई सचिन एज ए की डाले तो वहाँ पे 62 आना चाहिए। ऐसे मैं करना चाहता हूँ। तो मैप क्या होता है, दो इनपुट लेता है, दो पैरामीटर को लेता है, एक की के लिए, एक वैल्यू के लिए। तो ये वाला जो पहला होता है की के लिए होता है, दूसरा वाला आपको वैल्यू के लिए। तो वैल्यू किस तरह के वैल्यू आपको स्टोर करना है उस पर्टिकुलर की में, समझ गए? इसका मतलब ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो मैप है तो मैप में भी इंसर्ट फंक्शन आता है, मैप डॉट इंसर्ट। इंसर्ट मुझे क्या करना है, मुझे एक सचिन चाहिए, एक नेम चाहिए सचिन एंड रोल नंबर 62। एक चीज इंसर्ट हो गया मैप में। ओके, यहाँ पे 62 नॉर्मल लगेगा। मैप डॉट इंसर्ट। नेक्स्ट मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ मैप डॉट इंसर्ट 149। यार नेक्स्ट मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ मैप डॉट इंसर्ट, कोई रैंडम पर्सन लेता हूँ एक्स एंड उसमें 87। इतना यार एरर दे रहा है ना, एरर नहीं मतलब यहाँ पे सजेशन इतना दे रहा है विजुअल स्टूडियो कोड। यार इतना भी सजेशन नहीं चाहिए, डम नहीं हूँ। हो गया मेरा। तो तीन चीजें मैंने मैप में स्टोर कर दी। अब इसको कैसे आइटरेट करेंगे, तो वही फॉर ऑटो आई मैप। देखो आई क्या होगा, आई इन मैप। मैप में क्या होगा कि आपको एक एक ऑब्जेक्ट स्टोर है। यहाँ पे एक जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ना उसको एक ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। एक ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट है। तो आई में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा कि सी आउट करना होगा आई डॉट फर्स्ट। आई डॉट फर्स्ट क्या होगा कि की के नाम को रिप्रेजेंट करेगा एंड ब्रैकेट में मतलब स्पेस के साथ आई डॉट सेकंड करना होगा जो कि रोल नंबर को जो वैल्यूज है उनको रिप्रेजेंट करेगा। एंड मैं क्या करूंगा, हर बैकस्लैश एन, हर मतलब ऑब्जेक्ट के बाद मैं लाइन को चेंज करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे सचिन 62 क्या क्या प्रिंट होता है देखते हैं। तो कुछ एरर आएगा, कुछ एरर आ रहा था, शायद कंपाइलर में कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन अब सॉर्टेड आउट हो चुका है। फिर से मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। चीज़ें वही हैं, कुछ हमने चेंज नहीं किया। तो देखो यहाँ पे आ चुका है एक्स 87, तानी 149 एंड सचिन 62 आ चुका है चीज़ें। तो मैप में समझ गए जो फॉर ऑटो आई एम क्या है। सबसे कैच क्या, कैच यहाँ पे ये है आई क्या एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई के अंदर ऑब्जेक्ट उस आई डॉट करना पड़ेगा। आई डॉट फर्स्ट उसे की को रिप्रेजेंट करता है एंड आई डॉट सेकंड उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे मैप को हम करते हैं। मैप ये फंक्शन है, मैप डॉट काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन क्या करता है कि आपको चेक करके बताएगा कि एक पर्टिकुलर की वहाँ पे मौजूद है कि नहीं। सिंस मैप में आप डुप्लीकेट की नहीं डाल सकते जो नॉर्मल मैप होता है, तो यहाँ पे ऐसे रहता है हमारा। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारे पास सेट की तरह यहाँ पे ऑन ऑर्डर्ड मैप भी हमारे पास होता है। यहाँ पे हम ऑर्डर्ड मैप का यूज कर रहे थे, लेकिन ऑन ऑर्डर्ड मैप भी होता है। तो ऑन ऑर्डर्ड मैप में खास बात क्या है कि कांस्टेंट टाइम में चीज़ें होंगी। जो जो डॉट इंसर्ट फंक्शन है या क्लियर जो भी डिलीट करने वाला डिलीट फंक्शन रहता है, इरेज फंक्शन रहता है, तो ये सब कांस्टेंट टाइम में होता है। अगर किसी की को डिलीट करना है तो सब कांस्टेंट टाइम में होगा ऑन ऑर्डर्ड मैप में।
तो नॉर्मल सेम चीज़ रहेगा, स्ट्रिंग यहाँ पे बना लेते हैं, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा M1। बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली, बस यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो जाएगी और यहाँ पे की सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं रहेंगी। तो आप पे डिपेंड करता है कि कब आप ऑर्डर्ड मैप का यूज करें, कब आप ऑन ऑर्डर मैप का यूज करना चाहते हैं। बाकी जो फंक्शंस है सेम रहेंगे। M1 डॉट काउंट फंक्शन है हमारे पास M1 डॉट फाइंड फंक्शन। इन सारे फंक्शंस के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, जी से गिग्स फॉर गिग्स, क्योंकि बहुत बेसिक से फंक्शन। डॉट फाइंड फंक्शन आपको एक आइटरेटर देगा कि एक पर्टिकुलर की को आपको खोजना, सपोज करें कि आप की को चेक करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर की है कि नहीं, तो आप डॉट फाइंड का कर सकते हैं या डॉट काउंट भी कर सकते हैं। डॉट काउंट बेसिकली बताता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ कीज हैं एक पर्टिकुलर टाइप की। लेकिन सिंस मैप में क्या होता है कि आप सिंगल की ही डाल सकते हैं, एक टाइप का एक ही की रहेगा, आपको डुप्लीकेट की नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे अगर कोई की मौजूद है तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं है तो 0 रिटर्न करेगा। उसी तरह मैप वन डॉट इरेज फंक्शन है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर आइटरेटर डालेंगे तो इरेज कर देगा उस की को। उसी तरह हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास क्लियर फंक्शन, जो कि सारे की को, पूरे मैप को क्लियर कर देगा। तो ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड मैप। अच्छा, आ, अब हम बात करते हैं, हम्म, बात करते हैं हम किस चीज़ की, मल्टी सेट एंड मल्टी मैप की। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। मल्टी सेट में क्या होता है कि आपको सेट ही रहता है, बस इसमें खास बात है कि मल्टी सेट में आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगिन होने वाली है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, कर पाएंगे। सेट में आपको डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर नहीं कर पाते थे ना, लेकिन मल्टी सेट में कर पाएंगे। उसी तरह आपको क्या था कि मल्टी मैप होता है, इसमें भी आप डुप्लीकेट कीज को डाल पाएंगे। तो इन सब का यूज बहुत कम ही होता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में। तो हमारा हो गया, आपको ये सारी चीज़ें हो गई। हमारे पास कंटेनर्स इतने टाइप के थे हमारे पास, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें सबसे यूजफुल कंटेनर की, अभी तक छुटा हुआ था, पेयर। तो पेयर क्या है? पेयर आपको दो एंटिटी का कॉम्बिनेशन है। देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। पेयर, सपोज करो कि मुझे नाम एंड रोल नंबर का एक पेयर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग एंड इंटीजर का बना दूंगा पेयर। एंड मैं क्या करूंगा, एंड पेयर में कैसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं वैल्यू, तो एक क्या करेंगे हम कि पी डॉट फर्स्ट मेरा है, पी डॉट फर्स्ट इक्वल टू, एक नाम डालना है तो राज डाल दिया, एंड पी डॉट सेकेंड हमारे पास डॉट सेकेंड डॉट फंक्शन डॉट फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर भी आता है, यहाँ पे 76 डाल दिया। सी आउट कर देंगे, यहाँ पे पी डॉट फर्स्ट को कर दीजिए। तो तो राज यहाँ पे पी डॉट फर्स्ट में आ चुका है, जो कि यहाँ पे नेम स्टोर किया था हमने। तो नॉर्मली काम कर रहा है पेयर फंक्शन। तो पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी दो किसी एंटिटी को कंबाइन करके हमें लिखना रहता है तो उसमें आपको पेयर यूज करते हैं। समझिए, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है पेयर। तो ये हमारा हो गया सी प्लस प्लस एस मतलब बेसिक चीज़ें हमने कवर कर लिया। अब आपको प्रैक्टिस करना, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे और डिटेल में जाने के मैपिंग में, एस में कोड से आप प्रैक्टिस करिए, तो आप ज़्यादा जान पाएंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये हमारी चीज़ें हो गई। अब इनको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है, कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे आप सीख पाएंगे। क्योंकि हमने बेसिक एक फॉर्मेट क्लियर कर दिया कि कैसे कैसे चीज़ें मैप में आपको काम करती हैं। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें हैं, वेक्टर लिस्ट क्यू, स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी क्यू, सेट अनसेट, अनऑर्डर सेट, मैप, अनऑर्डर मैप, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया है। तो अब हमने फंक्शंस के बारे में बात की, जो जो बेसिक फंक्शन थे, गेटर फंक्शन बहुत काम आता है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो बस गाइज, वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है वीडियो। मिलते हैं, अगर कोई चीज़ छूटी हुई है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम और वीडियो बनाएंगे इसके बाद, इससे आगे, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सपोर्ट अस गाइज।